हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 2 में पुष्प की संरचना को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो पुष्प की संरचना में हम लोग वाय दल पुंज, पुमंग और जायांग को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। ओके, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पुष्प के सभी भागों के बारे में अध्ययन किया। पुष्प के सभी भागों को हम लोग देखे थे और उनके बारे में कुछ जानकारियां भी प्राप्त की थी। ओके, तो अब आते हैं अगली हेडिंग पर। हेडिंग है पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाएं। ओके, तो आइए उसे देखते हैं। देखिए, पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन की समस्त घटनाएं पुमंग एवं जायांग में ही पूर्ण हो जाती हैं। ठीक, पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन पुमंग तथा जायांग में ही पूर्ण हो जाती हैं। ओके, और इससे संबंधित मुख्य घटनाएं जैसे बीजाणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, लघु युग्मक जनन, और है परागण को पॉलिनेशन कहते हैं इंग्लिश में। और लघु युग्मक जनन को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ओके, और आगे देखिए, गुरु बीजाणु जनन को इंग्लिश में मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओके, और गुरु युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूण विकास या भ्रूणोद्भिद और भ्रूणपोष का विकास आदि होता है। ओके, देखिए, लैंगिक जनन में होने वाली मुख्य घटनाएं हैं लघु बीजाणु जनन, लघु युग्मक जनन, परागण, गुरु बीजाणु जनन, गुरु युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूण विकास या भ्रूणोद्भिद और भ्रूणपोष का विकास आदि होता है। ओके, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की पूर्ण क्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो आइए देखिए, नंबर 1 है निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। और दूसरा है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, इसे इंग्लिश में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और तीसरा है निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं। ठीक, उसे इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। ओके, तो अब है नंबर 1 हेडिंग निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। ओके, तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, पादपों में निषेचन के पूर्व होने वाली सभी परिवर्तनों के अंतर्गत पादप के हार्मोन तथा संरचनाओं में बहुत से परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्याक, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लोरल प्रिमोर्डियम। देखिए, पुष्पीय आद्याक का मतलब क्या होता है या फिर फ्लोरल प्रिमोर्डियम का मतलब क्या होता है? पुष्पीय आद्याक या फ्लोरल प्रिमोर्डियम से तात्पर्य है तनों के अंत में छोटी कलिकाओं के निर्माण से है। ओके, जिससे पुष्प विकसित होते हैं। जैसे एक सपोज दैट एक प्लांट है। ओके, एक प्लांट है, इसका यह स्टेम है। ठीक, यह स्टेम है और यह स्टेम है। तो यह स्टेम को हिंदी में तना कहते हैं। तने के अंतिम छोर पर जो कलियों का निर्माण होता है उसे पुष्पीय आद्याक कहते हैं, जिससे पुष्प विकसित होता है। ओके, के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होता है। ओके, जैसे सपोज दैट एक प्लांट है। ठीक, एक प्लांट में शाखाएं हैं या तने हैं। ठीक, तो तने के अंतिम छोर पर
वहाँ पर जो कलिकाएं बनती हैं उन्हें कहते हैं पुष्पीय उन्हें कहते हैं पुष्पीय आध्याक। ठीक, और वही पुष्पीय आध्याक विभेदित होकर के विकसित होकर के एक पुष्प का निर्माण कर देते हैं। ओके, अब एक बार और आप लोग फिर से देख लीजिए, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, पादपों में निषेचन के पूर्व होने वाली सभी परिवर्तनों के अंतर्गत पादप के हार्मोन तथा संरचनाओं में बहुत से परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आध्याक आपको बता चुके हैं। पुष्पीय आध्याक के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है। ओके, उसके बाद जिससे पुष्प के क्रम की रचना होती है तथा पुष्प में नर तथा मादा जननांगों का विकास होता है। ओके, अब आगे देखिए, नर जननांगों में पुमंग, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, परागकण आदि संरचनाओं का विकास होता है तथा इसमें लघु बीजाणु जनन तथा परागकण जैसी विशेष घटनाएं होती हैं। ओके, तो आइए अगले हेडिंग पर। अगला हेडिंग है पुंकेसर, पुष्प का नर जननांग। ओके, पुंकेसर कह दो या फिर पुष्प का नर जननांग, दोनों एक ही बात है। ओके, देखिए, पुंकेसर या फिर जो है पुष्प का नर जननांग, इसका इंग्लिश है स्टेमेंस, फिर या द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ओके, तो आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। ओके, पुंकेसर को इंग्लिश में कहते हैं स्टेमेन। ओके, तो पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। यह पुंकतंतु उसे इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। ओके, पुंकतंतु लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक, या फिर परागपुट को इंग्लिश में कहते हैं पॉलन सैक या फिर एंथर भी कह सकते हैं आप। एवं संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ओके, फिर से देख लीजिए एक बार। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। यह पुंकतंतु, बीजाणुधानी, परागपुट एवं संयोजी ऊतक का बना होता है। ओके, अब जो है आपके लिए 3 क्वेश्चन हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। और जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो आज जो है पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को चीटिंग नहीं करना है और एकदम ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन को। नंबर 1 क्वेश्चन है, आवृतबीजी पादपों के जीवन इतिहास में अत्यधिक विकसित अवस्था को क्या कहते हैं? ओके, आवृतबीजी पादपों के जीवन इतिहास में अत्यधिक विकसित अवस्था को क्या कहते हैं? इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, आवृतबीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण किन 2 पीढ़ियों के बीच होता है? इसका भी आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, पादपों के जनन अंग को क्या कहते हैं एवं यह किसके रूपांतरण से बनता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो अब अगला हेडिंग है परागकोश की संरचना। ओके, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। सबसे पहले परागकोश की परिभाषा देख लीजिए। ओके, एक विशिष्ट पुंकेसर 2 भागों में विभाजित रहता है। ओके, इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु या फिलामेंट कहलाता है। ओके, तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाती है। ओके, परागकोश की परिभाषा उन्होंने कैसे दिया है कि पुंकेसर जो होता है 2 भागों में बटा होता है, एक होता है पुंकतंतु और एक होता है परागकोश। ओके, जो पतला और लंबा डंठल के समान है उसे पुंकतंतु या फिर जो है फिलामेंट कहलाता है, और
तथा उसके अंतिम सिरा, यह अंतिम सिरा है ना, उसका अंतिम सिरा परागकोश कहलाता है। ओके, उसका अंतिम सिरा जो होता है वह 2 भागों में बटा होता है, उसे परागकोश कहते हैं। ओके, आइए उसके बाद आगे देखते हैं। प्रत्येक, वो तो डिफिनीशन था, परिभाषा था, और वैसे ही इसमें भी परागकोश की परिभाषा मिल जाएगी। देखिए, प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। ओके, यह लाइन कह रही है कि प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें परागकणों का परिवर्धन व विकास होता है। देखिए, परागकोश की अनुप्रस्थ काट में 2 पालियां दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक पाली में लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती हैं। ओके, एंथर का जब अनुप्रस्थ काट काटा जाता है तब एंथर जो है 2 पालियों में दिखाई देता है। ओके, तब एंथर 2 पालियों में दिखाई देता है और प्रत्येक पाली में लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती हैं या फिर दिखाई देती हैं। ठीक है, और प्रत्येक पाली में लघु बीजाणुधानी दिखाई देती हैं। ओके, आगे आइए। देखिए, इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 बीजाणुधानियां होती हैं। ठीक है, देखिए, एक परागकोश है, एक परागकोश में 4 बीजाणुधानियां दिखाई दे रही हैं। ओके, जो कि परागकोश के चारों किनारों पर स्थित होती हैं और इसमें परागकण भरे रहते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। देखिए, एक परागकोश है। ओके, एक परागकोश है, उसमें 4 बीजाणुधानियां हैं जो कि परागकोश के किनारे पर स्थित हैं और उस बीजाणुधानियों में परागकण उपस्थित है। ओके, आगे देखिए, परागकणों का निर्माण परागकण मातृकोशिका या फिर सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के घटित होने से होता है। ओके, परागकणों का निर्माण परागकण मातृकोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। ओके, आइए आगे देखते हैं। अतः ये अगुणित संरचनाएं होती हैं जिन्हें माइक्रोमियोस्पोर भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, परागकोश तथा पुंकेसर बराबर पुंकेसर। परागकोश और पुंकेसर मिल करके पुंकेसर का निर्माण करते हैं। और पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर जनन अंग होता है। ओके, पुंकेसरों की संख्या एवं आकार विभिन्न प्रजाति के पुष्प में भिन्न भिन्न या फिर अलग अलग होता है। ओके, अगर आप 10 पुष्पों के पुंकेसर को एकत्र करें और उसे स्लाइड पर रखकर देखेंगे तो उनके आकार भिन्न भिन्न या फिर अलग अलग दिखाई देंगे। ओके, अब आइए देख लीजिए फिगर में थोड़ा सा। देखिए, तंतु है, देखिए पुंग तंतु और परागकोश। पुंग तंतु और परागकोश आपस में मिल करके पुंकेसर का निर्माण करते हैं। मतलब पुंग तंतु और परागकोश दोनों को मिलाकर पुंकेसर बोला जाता है। ओके, और यह जो संयोजी ऊतक होता है यह परागकोश के दोनों पालियों को आपस में जोड़े रखता है। ओके, एक परागकोश का अनुप्रस्थ काटा गया। ओके, देखिए इस फिगर में देखिए, एक परागकोश का अनुप्रस्थ काटा गया, उसमें देखिए 4 बीजाणुधानियां दिखाई दे रही हैं और चारों बीजाणुधानियां जो है परागकोश के किनारे पर स्थित है और उसमें परागकण भरे हुए हैं। ओके, ये जो लाइनें हैं, ये लकीरें जो होती हैं, यहीं से परागकोश जो फटता है और परागकण जो है रिलीज हो जाते हैं या फिर बाहर निकल जाते हैं। देखिए, ये परागकण है और बीजाणुधानियों में के बीच में जो है संयोजी ऊतक है। ओके, संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है? वह 2 परागकोश के पालियों को आपस में जोड़े रहता है। ठीक, या फिर ऐसे हम सीधे सीधे कह सकते हैं, संयोजी ऊतक जो होता है
वह जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। और देखिए परागकोश है, उसके बाद आ जाइए उसके अनुप्रस्थ काट पर। ठीक, देखिए सबसे ऊपर की तरफ है संवहन पुल पाया जा रहा है। परागकोश के चारों किनारों पर 4 लघु बीजाणुधानियां हैं और उस लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। ओके, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। ओके, और चारों लघु बीजाणुधानियां परागकोश के चारों किनारों पर स्थित होती हैं। ओके, बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जा रही है। ठीक, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और उसमें जो होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो परागकण का निर्माण होगा। ओके, सीधे सीधे कह सकते हैं हम लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परागकण का निर्माण होता है। ओके, और देखिए एक है मध्य लेयर और एक है टैपिटम। टैपिटम क्या होता है? टैपिटम जो होता है वह कोशिकाओं को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, सीधे सीधे इसमें भी कह सकते हैं कि टैपिटम जो होता है एक लेयर होती है, एक भित्ति होती है, जो कि वह कोशिकाओं को भोजन प्रदान करने का कार्य करती है। ओके, उसके बाद आ जाइए अगले फिगर पर। देखिए यहाँ पर परागकण मैच्योर हो गए हैं। ओके, फिगर के अगले स्टेप में परागकण मैच्योर हो गए हैं और बीजाणुधानियां फट गई हैं और परागकण रिलीज हो रहे हैं, या फिर परागकण बीजाणुधानियों से बाहर निकल रहे हैं। ओके, और बाकी तो आप लोग जानते हैं, या परागकोश भित्ति है, या परागकण है, और या परागकोश है। परागकोश जिसमें परागकण पाए जाते हैं वो परागकोश है। ओके, और आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अपनी सफलता को पाने के लिए दिलो जान झोंक दीजिए, क्योंकि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। ऑल द बेस्ट।